Hi, this is Mohammad Tausif Kamran. वेलकम टू यू इन हिस्ट्री एट क्लास। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अक्टूबर रेवोल्यूशन इन रशिया पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो रशिया के अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और बोल्शेविक पार्टी मीन्स लेनिन के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया और उस कन्फ्लिक्ट की वजह से लेनिन को लगने लगा था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड हैं केरेंस्की कहीं डिक्टेटर्स न बन जाए। इसलिए उन्होंने वहाँ के जो डिफरेंट ग्रुप थे, जैसे आर्मी के अंदर जो बोल्शेविक आइडियोलॉजी के आर्मी थे वो सोवियत और फैक्ट्री के लेबर्स यानी मजदूरों से उन लोगों ने कंसीडर करना, उनसे जो है डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने प्लानिंग को एक्सिक्यूट करने के लिए उन्होंने मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई ट्रस्ट की के लीडरशिप में, लेकिन इस सारे प्लानिंग को उन्होंने सीक्रेट रखा और 24 अक्टूबर 1917 में ये अपराइजिंग हो जाती है और इस अपराइजिंग को रोकने के लिए केरेंस्की भी कोशिश करती है और इसका काउंटर बोल्शेविक पार्टी भी और उसकी जो रिवोल्यूशनरी मिलिट्री कमेटी रहती है वो करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को लेनिन और बोल्शेविक पार्टी के सामने सरेंडर करना पड़ता है और उसी दिन शाम होते होते सारे पेट्रोग्राद के ऊपर बोल्शेविकों का कब्जा हो जाता है और रशिया के अंदर जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत रहती है बोल्शेविकों के इस एक्शंस को अप्रूव कर देती है और दिसंबर तक आते आते रशिया और मॉस्को के ऊपर बोल्शेविकों का अधिकार, उनका कब्जा हो जाता है। इससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे कि व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, यानी ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशंस हुए उनके बाद रशिया के अंदर क्या बदलाव आए। हम लोगों ने पढ़ा कि जिस तरह से फरवरी रेवोल्यूशंस हुए रशिया के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें रशिया के अंदर बदले, ठीक उसी तरह व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर में हम लोग देखेंगे कि रशिया के अंदर इस बोल्शेविक रेवोल्यूशंस के बाद क्या सब बदलाव हुए, क्या सब चेंजेस आए। एक बात जान ले, कोई भी गवर्नमेंट होती है तो उस गवर्नमेंट में आने से पहले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो गवर्नमेंट से आने से पहले अपने पीपल्स, अपने लोगों के सामने अपना विज़न रखती है, अपना एजेंडा रखती है और जब गवर्नमेंट में आती है तो उस एजेंडे को ज़मीन के ऊपर उतारने की कोशिश करती है। आपने पढ़ा कि जब फरवरी रेवोल्यूशंस हुआ और रशिया के अंदर डिसकंटेंट था और लेनिन जो बाहर से आए यानी दूसरे देश से आए, दूसरे देश से आए का मतलब है कि वो रशिया के थे लेकिन जार के पीरियड में उनको देश से निकाल दिया गया था। तो जब वो रिटर्न आए रशिया के अंदर तो उन्होंने एक अप्रैल थीसिस दिया था और अप्रैल थीसिस के अंदर जो बातें उन्होंने कही थी उन बातों को अब जो है वो रशिया के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने लगे। हम लोग बार बार शुरू से पढ़ते आए हैं कि जो बोल्शेविक थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के, व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी थे, उनके अगेंस्ट में थे। तो इसलिए इस डायरेक्शंस में जो है अब बोल्शेविक पार्टी ने स्टेप लेना स्टार्ट किया और अप्रैल थीसिस के अंदर जो उन्होंने कहा था कि बैंक को नेशनलाइज करना चाहिए, तो पहला स्टेप उन्होंने ये लिया कि जो रशिया के अंदर जितने बैंक थे और मोस्टली इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने का मतलब ये है कि उसका ऑनरशिप और मैनेजमेंट
वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया। पहले उस बैंक का किसी पार्टिकुलर पर्सन के हाथ में ओनरशिप था, उस इंडस्ट्रीज़ का किसी पार्टिकुलर किसी व्यक्तिगत जो है रूप से किसी एक की संपत्ति थी। लेकिन जब बोल्शेविक रेवोल्यूशंस हुए तो ये इंडस्ट्रीज़ और बैंक को का नेशनलाइज कर दिया गया, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब इसका स्वामित्व, इसका ऑनरशिप अब गवर्नमेंट के हाथ में है और इसके को चलाने की जिम्मेदारी भी अब, यानी उसके मैनेजमेंट करने की भी जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट के जिम्मे हुई। दूसरी चीज़ अप्रैल 33 में कहा था, लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ज़मीन का पुनर्वितरण होना चाहिए। तो जब बैंक और इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन हो गया तो लेनिन ने जो रशिया के अंदर लैंड थे उसे सोशल प्रॉपर्टी यानी सामाजिक संपत्ति अनाउंस कर दिया और पीजांट्स को फ्री कर दिया कि वो जो नोबेल्टी की ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा कर सकती है। साथ ही शहर के अंदर जो नोबेल्टी या जिनके पास पैसे थे उनके बड़े बड़े मकानों को के ऊपर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, यानी एक हिस्सा उस मकान मालिक, चाहे वो नोवेल्टी ही क्यों ना हो, उसको दिया गया ताकि वो भी रह सके। यानी उस जितने हिस्से की उसे ज़रूरत थी उतनी दी गई और बाकी हिस्सा जो है गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया उन लोगों के लिए जिनके पास मकान नहीं थे, जिनके पास अपना घर नहीं था, उनके बीच इसका डिस्ट्रीब्यूशंस किया जा सके। तो जो बड़े बड़े मकान थे उनको सीज कर लिया गया और उस मकान के ऑनर को उतना ही उसका पोर्शन दिया गया जितना उसके और उसके फैमिली के लिए सफिशिएंट था और रेस्ट को जो है ऐसे लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जिनके पास अपना मकान नहीं था। वो खुले आसमान के अंदर, ओवर ब्रिज के अंदर या झुग्गी झोपड़ियों में कहीं पर पॉलीथीन लटका कर रहते थे, उनके बीच जो है बांट दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि रशिया के अंदर ये मॉडल अपनाया गया कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी चीज़ें ही दी जाए। यानी अगर किसी के पास 4 आदमी की फैमिली है तो उसको 4 आदमी के रहने लायक ही मकान दिया जाए और किसी के पास 2 आदमी है तो उसको 2 ही आदमी के रहने लायक जो है मकान दिया जाए। मतलब जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उस हिसाब से उसको मकान दिया जाए। साथ ही साथ जो ओल्ड रिजिम का कहने का मतलब है कि जब जारशाही रशिया के अंदर थी तो जो नोबेल्टी क्लास को या जो पैसे वाले थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको जो टाइटल्स दिए गए थे उसको भी ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि अब वो लोग उन टाइटल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो बड़े लोग होते थे उसको गवर्नमेंट जो है टाइटल दिया करती थी। जैसे हिंदुस्तान को ही ले लें तो ब्रिटिश पीरियड में किसी को खान की उपाधि दी जाती थी, टाइटल दिया जाता था, किसी को बहादुर का टाइटल दिया जाता था, किसी को राजा का टाइटल दिया जाता था। इस तरह से डिफरेंट टाइटल दिए जाते थे। तो इक्वलिटी सोसाइटी में इस्टेब्लिश्ड हो इसके लिए जो है न्यू बोल्शेविक गवर्नमेंट ने उन टाइटल को यूज करने पर मनाही कर दी कि अब कोई भी उन टाइटल को यूज़ नहीं कर सकता है रशिया के अंदर। साथ ही साथ जो चेंजेस हैं वो विजिबल हों, यानी साफ तौर से लोगों के बीच दिखे, लोगों को दिखे कि रशिया के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशंस के बाद बदलाव आए हैं। उसके लिए जो आर्मी थे, जो ऑफिसर थे, उनके ड्रेसेस के अंदर भी चेंजेस लाए गए और उनके ड्रेस का सिलेक्शंस करने के लिए बजाप्ता 1918 में
ड्रेस कंपटीशंस कराए गए। ड्रेस कंपटीशन ठीक वैसे ही जैसे हम लोग टीवी पर या न्यूज़पेपर में अक्सर देखते हैं कि डिफरेंट जगह इंडिया के अंदर फैशन शो होते हैं, जहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स के ज़रिए के ज़रिए जो है डिफरेंट डिज़ाइन के ड्रेस जो है लॉन्च किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो ड्रेस कंपटीशंस था आज के दौर का फैशन शो था। तो और उसके ज़रिए जो है वहाँ जो है नई ड्रेसेस चॉइस को चूज़ किया गया, उसे पसंद किया गया। उनकी जो वर्दी थी, उनके जो ड्रेसेस थे वो चेंज कर दिए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल सेना के जो पहले सिर्फ टोपी पहना करते थे, अब उस टोपी की जगह एक नए किस्म की टोपी यूज़ की गई जिसको बुदियोनोव्का कहा जाता था। बुदियोनोव्का एक स्पेशल टाइप का कैप होता था। वो कैप पहनने के बाद वो पूरा कान जो है उसका कवर हो जाता था। बीच में ठीक वैसे ही जैसे आप देखते हैं कुकर के ऊपर सीटी उठा हुआ रहता है, वो बीच से वो उठा हुआ होता था और सामने जो है कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल लगा हुआ होता था और कान के आगे जो है ये ऐसे जो है आगे कपड़ा निकला हुआ होता था। तो एक नए डिज़ाइन का जो है उन्होंने टोपी यूज़ करना शुरू किया जिसको बुदियोनोव्का कहा जाता था। साथ ही साथ जब ये चेंजेस का दौर चल रहा था तो बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम भी बदल लिया और बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम चेंज कर अपना नया नाम रखा रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इस तरह से जो है रशिया के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशंस के बाद डिफरेंट चेंजेस आए और हम कह सकते हैं कि जो लेनिन ने चेंजेस का वादा किया था उसे पूरा किया। जैसे आप एक मूवी आई थी राउडी राठौर जिसमें कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। तो जो लेनिन ने व्लादिमीर लेनिन ने रेवोल्यूशन से पहले कहा था वो उस सारे वादों को जो है उसने रेवोल्यूशंस के बाद पूरा किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रशिया का राउडी लेनिन था। लेकिन सवाल ये उठता है कि रशिया के अंदर हर कुछ सही ही हो रहा था, हर कुछ स्मूथ ही हो रहा था, सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। बिल्कुल अच्छा हो रहा था सिवाय उनके जिनका जो है मकान, जिनका जो है घर ले लिया गया था, जिनका नोबेल्टी का ज़मीन ले लिया गया था, उनको छोड़ दिया जाए तो सब के लिए जो है अच्छा हो रहा ही था। लेकिन इसके बावजूद रशिया के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो रेवोल्यूशंस के बाद क्रिएट हुए थे। थोड़ा सा बैक हम लोग चलते हैं। जब फरवरी रेवोल्यूशंस क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ के लोगों का ये कहना था कि जो जार की डिक्टेटरशिप है वो ख़त्म होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए जिसमें रशिया के लोग जीत कर जाए, उनके लिए कानून बनाए, यानी एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है गवर्नमेंट चले जिसमें सबों की राय हो, सबों के इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। और उसी को लेकर जो है चेंजेस आए थे और प्रोविजनल गवर्नमेंट बने थे। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट भी उन होप्स को जो है, उन आशाओं को जो है वो पूरा नहीं कर सकी थी। इसलिए रशिया के लोग एक और रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो सके थे और जिसके रिजल्ट में हमें अक्टूबर रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशंस देखने को मिलता है। तो जब बोल्शेविक रेवोल्यूशंस हो जाता है तब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन होता है नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में एक संवैधानिक सभा के लिए इलेक्शंस होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लेनिन एक कॉन्फिडेंट था,
उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, उसके अंदर आत्मविश्वास भरा था कि हमने रशिया के अंदर इतना बड़ा काम किया है, सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, अभी इलेक्शंस होता है तो हम या हमारी पार्टी जो है जीत जाएगी, मेजॉरिटी में आ जाएगी। लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया, यानी आत्मविश्वास जो है अति आत्मविश्वास में जो है बदल गया, और उसका यही अति आत्मविश्वास जो है उसे लेट हुआ और तुरंत इलेक्शन कराने का नतीजा ये निकला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शंस हुआ उसके अंदर बोल्शेविक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, यानी वो जो है बहुमत में नहीं आया। 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर किसी तरह चले, लेकिन जनवरी 1918 में जब आता है तो जो बोल्शेविक पार्टी, जो लेनिन प्रपोजल लेके जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो चेंजेस लाने का प्रपोजल लेके जाते हैं, जो प्लान लेके जाते हैं, जो बातें करते हैं, उसका जो है अपोज होने लगता है, और मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लेनिन की बात नहीं मानी जाती है, उसके हर प्रपोजल को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब उसके प्रपोजल रिजेक्ट होने लगते हैं तो जनवरी 1918 में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर देता है, यानी उसे भंग कर देता है, डिसमिस कर देता है, और इसके पीछे वो आर्गुमेंट ये देता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक अनसर्टेन टाइम में, यानी एक अनिश्चित समय में निर्वाचित हुई है, इलेक्टेड हुई है, इसलिए ये सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है, सही से काम नहीं कर पा रही है, इसी वजह से उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिल सकी है। और साथ ही साथ कहा कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपेयर ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत से किया जाए तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ज़्यादा लोकतांत्रिक है, इस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि मेन रीज़न ये नहीं था। मेन रीज़न क्या था कि इनके प्रपोजल को, इनके व्यूज़ को, इनके प्रोजेक्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर रिजेक्ट कर दिया जाता था, इसलिए व्लादिमीर लेनिन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया और आर्गुमेंट जो है, यानी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहा कि नहीं, ये अनसर्टेन टाइम में हुआ था, इस वजह से ऐसे फंक्शन कर रही है, और ये इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, इसलिए उसी से जो है रशिया के अंदर काम चलाया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसका इलेक्शन कराया था, एक तरह से उसे अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ, जिससे मजबूर होकर उन्हें इसे डिसॉल्व करना पड़ा। अब अप्रैल थीसिस की तीसरी बात को भी जो है लेनिन ने इम्प्लीमेंट किया। वो तीसरी बात क्या थी कि वार शुड बी ब्राउट इन डेथ, यानी युद्ध को खत्म किया जाना चाहिए। और अब अपने जो अपोजिशन की जो पार्टी थी उनके अगेंस्ट करने, या जो और दूसरे इनके साथी थे उनके अगेंस्ट करने के बावजूद, यानी हम कह सकते हैं कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी उनके विरोध, उनके अगेंस्ट करने के बावजूद, या जो और रशियन ऑफ सोवियत कांग्रेस थे, उसके बहुत सारी सोवियत को तो इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था, या और बहुत सारी इनके सपोर्टर्स थे, और जो इनके सपोर्टर्स नहीं थे उनके अगेंस्ट के बावजूद लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की ट्रीटी, एक पीस ट्रीटी की
3 मार्च 1918 यानी 3 मार्च 1918 को ब्रेस्टली-टोवस्क की ट्रेटी के ज़रिए जो जर्मनी से की, उसके ज़रिए जो है खुद को वार से अलग कर लिया। ब्रेस्टली-टोवस्क जो है प्रेजेंट टाइम में बेलारूस में पड़ता है। बेलारूस यूरोप की एक कंट्री है, लेकिन जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम में रशिया के अंदर ही था। और जब यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। तो प्रेजेंट टाइम में बेलारूस और के अंदर पड़ता है, जो बिल्कुल पोलैंड के बॉर्डर पे है। तो ब्रेस्टली-टोवस्क की संधि जो 3 मार्च 1918 को हुई, उसके ज़रिए जर्मनी से संधि की और फिर ये वार से अलग हो गए। कुछ सालों में के बाद, यानी नेक्स्ट ईयर ही कहें, नेक्स्ट ईयर में आने वाले सालों में रशिया के अंदर और रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाली ये सिंगल पार्टी बन गई। अब कहेंगे कि ये सिंगल पार्टी बनी कैसे? तो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जितनी सोवियत थी, बहुत सारी सोवियत बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे और जो नहीं थे उनमें से बहुत के ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। और कुछ ही सोवियत बची थी जो इनका अगेंस्ट करती थी, मैक्सिमम इनके सपोर्ट में आ गई थी और जिसकी वजह से ये सिंगल पार्टी बन गई थी। इसलिए जब आने वाले साल में नेक्स्ट ईयर में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का इलेक्शन हुआ तो उसमें ये सिंगल पार्टी के तौर पर, यानी अकेली पार्टी के तौर पर ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। और इसके साथ ही रशिया के अंदर वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, या हम कहें वन पार्टी सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया। प्रेजेंट टाइम में ये चाइना के अंदर भी है। तो वन पार्टी सिस्टम जो है वहाँ स्टार्ट हो गया। जब इतना कुछ हो रहा था तब उन्होंने और दूसरे स्टेप्स लेने शुरू किए, जैसे वहाँ के ट्रेड यूनियंस के ऊपर अपना पार्टी का कंट्रोल्स जो है एस्टेब्लिश्ड क्या कहते हैं करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने वहाँ के जो ट्रेड यूनियंस थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने सीक्रेट पुलिस, जिसको हम लोग चेका कहते हैं, चेका इस्टेब्लिश्ड किया, जिसे 5 दिसंबर 1917 में इन्होंने इस्टेब्लिश्ड किया था। और उसके इस्टेब्लिश्ड करने वाले का नाम था स्वर्ण-कोम। और जो इसके पहले लीडर कहे या पहले नेता कहे, उनका नाम था फेलिक्स डेज़र्जिन्स्की। फेलिक्स डेज़र्जिन्स्की ये पहले इसके नेता थे जिसकी लीडरशिप में चेका इस्टेब्लिश्ड किया, जिसको आगे चलकर कई नाम से जाना जाता है, OGPU, NKVD जैसे नामों से जाना जाता है। तो इस तरह से इस सीक्रेट पुलिस को इस्टेब्लिश्ड करने का इनका एकमात्र जो मकसद था वो ये था कि जो बोल्शेविकों के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, जो बोल्शेविकों के ऊपर क्या कहते हैं अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी करते हैं या फिर उनका अगेंस्ट करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कर सके, उनके ऊपर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। लेकिन जब ये सब हो रहा था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि बोल्शेविक कहकर कुछ आई थी और अब जो है वो करने कुछ लगी थी। ठीक ऐसे ही जो है हिंदुस्तान के अंदर भी एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ था जो कहती कुछ और थी और जब सत्ता में आई तो करती कुछ और थी। उसका नाम आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे।
तो क्या है कि ये कहकर कुछ आई थी और अब जो है वो करने कुछ लगी, अपने क्रिटिसाइजर्स को जो है वो तंग करने लगी, लोगों के प्राइवेसी में दखल देने लगी और ट्रेड यूनियंस के ऊपर जो है वो कंट्रोल करने लगी। जबकि जो तो लोगों के प्राइवेसी में दखल देने लगी, जबकि जो आर्टिस्ट थे, जो यंग आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, उन लोगों को ने इस उम्मीद पर सपोर्ट किया था इनका कि ये समाजवाद, सोशलिज्म और चेंजेस को समर्पित हैं। लेकिन 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 इन्हें मिला क्या? इन्हें जो है एक भ्रम मिला, एक डिसइल्यूजन मिला और हुआ इसका जस्ट अपोजिट। और अपोजिट क्या था? अपोजिट ये था कि ये लोग जब इन्होंने देखा कि इनके ऊपर सेंसरशिप लाया गया, यानी उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाने लगा, इनके प्राइवेसी में दखल दिया जाने लगा, तो इनका जो है अब बोल्शेविकों से मोह भंग, यानी उनसे जो क्या कहते हैं अटैचमेंट था वो अब जो है टूटने लगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि इन्होंने जो स्टेप्स उठाए, चेंजेस सही थे, लेकिन उसके बाद जो स्टेप्स उठाए, जैसे सिंगल पार्टी सिस्टम एस्टेब्लिश करना, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर देना, या फिर कहे चेका इस्टेब्लिश करना और लोगों के ऊपर सेंसरशिप लांघना, लोगों की जासूसी करना, इन सब स्टेप्स की वजह से रशिया के सोसाइटी के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो गया था। और इस टेंशन्स को दिल्ली वालों से अच्छा दूसरा कोई समझ नहीं सकता है। तो इस टेंशन्स की वजह से भी जो है इन लोगों का मोह भंग होने लगा। तो जो बोल्शेविकों का ये एटीट्यूड था और जो दूसरे फैक्टर्स थे, उसकी वजह से रशिया के अंदर जो है सिविल वार जो है वो स्टार्ट हो गए थे। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी सिविल वार के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को इससे कोई क्वेश्चंस हो, कोई डिफ़िकल्टीज़ हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।